स्टैंडर्ड 8 ICSE साइंस की फिजिक्स की लेसन नंबर 6 हीट एंड ट्रांसफर पार्ट 1 इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रीड दैट द मैटर इज कंपोज ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। हम लोगों ने आगे की ही स्टैंडर्ड में पढ़ के आए कि छोटे छोटे जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उसे मॉलिक्यूल बोलते हैं। अ मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन द नेचर एंड इट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। मॉलिक्यूल एक्चुअली हवा के अंदर, नेचर के अंदर फ्रीली मिलते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मैटर की जैसे होती है उसी हिसाब से होती है। अगर उनके साइज़ के बारे में बात करें तो वो होती है 10⁻⁻10 मीटर एंड कैन नॉट बी सीन इवन बाय द माइक्रोस्कोप। वो इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते। द मॉलिक्यूल आर इन द मोशन एज वेल एज दे हैव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग दैम। मॉलिक्यूल एक्चुअली कीप्स ऑन मूव करते रहते हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, जो हम लोगों ने सॉलिड लिक्विड गैसेस में देखा कि किस हिसाब से उनके पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ड्यू टू द मोशन मॉलिक्यूल हैव द काइनेटिक एनर्जी एंड ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस दे हैव अ पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों होने की वजह से, मॉलिक्यूल के अंदर मोशन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से, जनरली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होती है एंड काइनेटिक एनर्जी भी होती है। सॉलिड स्टेट वुड हैव अ ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी एंड द लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। अगर सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी कम होगी। The gaseous states on the other hand would have a least potential energy and the greatest kinetic energy। अगर गैस के बारे में बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। When the substance absorb heat, जब कोई भी सब्सटेंस गर्म किया जाता है तो मतलब वो हीट जब अब्जॉर्ब करता है, द मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल बिकम रैपिड सो दैट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। तो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फटाफट मूव करना शुरू हो जाता है तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। When the substance is cool, जब वो ठंडा हो जाता है, मतलब हीट जब निकल जाती है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्लो हो जाते हैं और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द इंटर काइनेटिक एनर्जी। जो भी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर है बिफोर हीटिंग, ठीक है, तो उसको उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है मॉलिक्यूल की, इट्स कॉल्ड इट्स इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। और उसके अंदर पोजेस की हुई पोटेंशियल एनर्जी को इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। जब उसको गर्म किया जाएगा तब वो पोटेंशियल एनर्जी यूजफुल होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी है, अगर उनका दोनों का प्लस करें तो हम लोग को उसकी टोटल एनर्जी के बारे में पता पड़ेगा सब्सटेंस की। द हीट इज़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस एंड इट इज़ मेजर इन द यूनिट जूल। जो इंटरनल एनर्जी है किसी भी सब्सटेंस की, इसको अगर हम लोग नापेंगे तो उसका यूनिट हो जाएगा जूल। When two bodies at the different temperatures are kept into contact, heat flow from then higher temperature to the lower at the lowest temperature। एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं कंडक्शंस का। दो हम लोगों ने सब्सटेंस लिए, एक बहुत ज़्यादा गर्म है, एक ठंडा है, ठीक है। सो जो ठंडा सब्सटेंस है वो मतलब गर्म सब्सटेंस है वो ठंडे वाले सब्सटेंस को गर्म बनाने के लिए टूलेगा। मीन्स जो एनर्जी होगी वो हाई टेम्परेचर वाले सब्सटेंस से लो टेम्परेचर मीन्स कोल्ड वाले टेम्परेचर के तरफ मूव करेगी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस इज मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे किसी भी सब्सटेंस की नापनी है फटाफट से तो मैं उसका पहले टेम्परेचर निकाल दूंगी। When there is a rise in average kinetic energy of the molecule of the substance, its temperature increase। So इसका मतलब ये हो गया कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो है सब्सटेंस की वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो दैट मीन्स उसका टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। नीचे जो हम लोग हर साल पढ़ते हैं कि 1 कैलोरी मीन्स कितना होता है, तो यहाँ पे लिखा है 4.2 जूल, जो इंटरनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हीट का अगर ऐसा यूनिट बात करें वो भी इंटरनल जहाँ पे दिया हुआ है वो है कैलोरी, जिसका सिंबल है CAL। इफ देर इज अ फॉल इन द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर गिर रहा है या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी गिर रही है तो दैट मीन्स का टेम्परेचर भी गिरेगा। सेम वे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी कम हो जाएगी। हाउएवर ड्यूरिंग द चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर देयर विल बी नो चेंज इन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। जब अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, ना ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, तो उसकी काइनेटिक एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ द हीट की कि हीट करने से क्या क्या होता है। तो पहला बात करेंगे हम लोग उसकी टेम्परेचर में चेंज होता है, उसकी स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीनों में से एक चेंज होगा। तीसरा वो है उसकी साइज़ में चेंज होता है। पहला देख लेते हैं क्विकली। When a body is heated, its temperature rises. When it's cool, the temperature falls. The changes in the temperature of the body depend on the two factor। यहाँ पे टेक्निकली दो बताया हुआ है कि जो अगर हम लोग किसी बॉडी को या फिर किसी सब्सटेंस को गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, और अगर ठंडा करेंगे तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। सो ये टेम्परेचर बढ़ना घटना दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला
क्वांटिटी ऑफ द हीट इम्पार्टेड टू द बॉडी, कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट हम उसको दे रहे हैं. व्हेन इट इज इम्पार्टेड टू द बॉडी इट्स टेम्परेचर राइजेस, व्हाइल इफ द हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द बॉडी द टेम्परेचर फॉल. वो सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर सपोज भी हम लोगों ने एक सब्सटेंस लिया जिसका टेम्परेचर सर्टेन लेवल है, सर्टेन डिग्री है, तो हम लोग उसको कितनी एनर्जी दे रहे हैं. अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो उसका टेम्परेचर घटने लगेगा. रीज़न देखेंगे. ऑन हीटिंग मॉलिक्यूल बिगिन टू मूव फास्टर. जो हम लोग किसी भी एलिमेंट को या फिर सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल होते हैं वो फास्ट मूव होना शुरू हो जाते हैं. तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके मॉलिक्यूल भी फास्ट मूव करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा. और अगर दूसरे हाथ देखें तो मतलब दूसरे तरफ देखें तो अगर ठंडा करेंगे तो उसके एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल होंगे वो कम हो जाएंगे, टेम्परेचर फॉल हो जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियल ऑफ द बॉडी. Some materials rise to the high temperature while some to the low temperature even when the same quantity of the heat is imparted to them. एक्चुअली बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मटेरियल कौन सा चूज़ करो. कभी कभी क्या हो जाता है कि दोनों आपने अलग अलग मटेरियल चूज़ किए लेकिन एक सब्सटेंस बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और किसी को बहुत ही उससे ज़्यादा नेग्लिजिबल टाइम लगता है गर्म होने में या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको गर्म होने में. सो इट्स डिपेंड्स ऑन द बॉडी एज वेल. रीज़न देखेंगे. डिफरेंट मटेरियल हैव अ डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अलग अलग मटेरियल की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है. डिफरेंट अमाउंट ऑफ अ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास बाय द यूनिट राइज इन टेम्परेचर. सो अलग अलग टाइप की अलग अलग अमाउंट की जो हीट होती है वो टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद करते हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे लिखा हुआ कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट बाय यूनिट राइज इन द टेम्परेचर. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ अ बॉडी. किस हिसाब से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में चेंजेस आएंगे उसके बारे में देखते हैं. मैटर एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट. हम लोग को पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम द वन स्टेट टू द अनदर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको चेंज ऑफ स्टेट बोलेंगे. जब एक सब्सटेंस में से, एक स्टेट में से, सपोज भी सॉलिड में से लिक्विड में या फिर लिक्विड में से गैस में या फिर गैस अगेन सॉलिड में, ये जो चेंज होता है उसको चेंज ऑफ स्टेट बोलते हैं. जब लोग सॉलिड को गर्म करते हैं तो इट चेंजेस इनटू द लिक्विड एट द फिक्स्ड टेम्परेचर. जब सॉलिड को हम लोग गर्म करते हैं तो ये लिक्विड में चेंज होता है. ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर. ये जो प्रोसेस है जिसको हम लोग सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होना उसको हम लोग मेल्टेड बोलते हैं. द रिवर्स हैपन व्हेन द लिक्विड इज कूल. उल्टा हो जाता है जब वो लिक्विड ठंडा हो जाता है. लिक्विड फ्रीजेज इनटू द सॉलिड एट सेम फिक्स टेम्परेचर. लिक्विड ठंडा होता है एक सेम टेम्परेचर के ऊपर. ठीक है, मतलब जब लिक्विड को हम लोग फ्रीज करते हैं तो एक टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है. सपोज टू भी बर्फ़ बनने की प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलते हैं. और 0 डिग्री पर जो पानी होता है वो बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है. ठीक है. एंड 0 डिग्री सेल्सियस ऑन कूलिंग फ्रीजेज इनटू द आइस एट द 0 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे यही बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो पानी होगा वो बर्फ़ बनना शुरू कर देगा. When liquid is heated, it changes into the vapor at the fixed temperature. यहाँ पे ऐसा बताया कि जो लिक्विड है हम उसको गर्म करेंगे और ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये फिक्स टेम्परेचर के ऊपर एक टाइम आएगा 100 डिग्री सेल्सियस के बाद कि वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. ये जो प्रोसेस है हम लोग इतने सालों से ये पढ़ते ही आ रहे हैं, ये बेसिक है. इसको बोलेंगे वेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग. द रिवर्स हैपन व्हेन द वेपर इज कूल. उल्टा होता है जब वो वेपर ठंडा हो जाता है. वेपर कंडेंस इनटू द लिक्विड एट द सेम फिक्स टेम्परेचर. जो वेपर भी होता है वो जब ठंडा हो जाता है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी एक फिक्स टेम्परेचर पे ही होता है. ये जो प्रोसेस है उसको कंडेंसेशन बोलेंगे. सपोज भी आपको पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है. मीन्स 100 डिग्री पर जो पानी होगा वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. और वाइल स्टीम जो होगी 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग उसको ठंडा करेंगे तो वही डिग्री पर वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा. When solid on the heating change directly into the vapor at the fixed temperature, the process is called sublimation. हम लोग को पता है सॉलिड से गैस या फिर गैस में से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाने की प्रोसेस को सबलिमेशन बोलते हैं. जैसे कि एग्जांपल है कैम्फर. मीन्स कपूर जो हम लोग घर में रखते हैं, दिए में जलाते हैं, उसको कपूर, इसको कैम्फर बोलते हैं. जब उसको गर्म करते हैं तो ये डायरेक्टली सॉलिड में से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. ये दिस वेपर ऑन द कूलिंग चेंज इनटू द सॉलिड स्टेट. और ये जो होता है वो सॉलिड स्टेट से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. ये जो प्रोसेस है कभी कभी क्या होता है वेपर कभी कभी जब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर का सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन या फिर डिपोजिशन बोलेंगे. चेंज ऑफ अ स्टेट फ्रॉम द लिक्विड टू द गैस एट द ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड इवापोरेशन. लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को इवापोरेशन बोलते हैं, जो नेचर भी करता है सॉल्ट के लिए. ठीक है. दस इवापोरेशन डिफर फ्रॉम द बॉइलिंग. सो इसका मतलब ये हो गया इवापोरेशन एंड बॉइलिंग. फिजिक्स के अंदर एक दो अलग अलग टर्म है. बॉइलिंग फिक्स टेम्परेचर पे होता है जबकि इवापोरेशंस हर जगह पे कोई भी टेम्परेचर पे हो सकता है. जैसे कि हम लोग कपड़े धोते हैं तो उसको सुखाने के लिए डालते हैं
तो इट्स ड्यू टू द इवापोरेशन ऑफ वाटर, और ये पानी के इवापोरेशन की वजह से होता है। इवापोरेशन एक स्लो प्रोसेस है, जबकि बॉइलिंग जो है वो रैपिड प्रोसेस है। फिगर 6.1 में चेंजेस ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर बताया हुआ है। फिगर के अंदर 6.1 में कुछ इस हिसाब से है। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ अ स्टेट, the heat absorbed is called the latent heat or the hidden heat because it is not manifested by any change in the temperature। अब यहाँ पे 6.1 ग्राफ में देख पा रहे हो, पूरा एक फिगर दिया हुआ है कि किस हिसाब से सॉलिड में से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में से लिक्विड, या फिर लिक्विड में से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे। ठीक है, किस ड्यूरेशन के थ्रू जो एनर्जी है वो ऑब्जॉर्ब होती है, किस में रिजेक्ट होती है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि इसके हिसाब से एक नया कॉन्सेप्ट होगा। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ अ स्टेट, the heat absorbed is called the latent heat or the hidden heat because it is not manifested by any change in the temperature। जब स्टेट का चेंज होता है, मीन्स सॉलिड में से लिक्विड या लिक्विड में से गैस, जो हीट होती है वो सब्सटेंस अब्जॉर्ब कर लेता है। सपोज टू बी सॉलिड जब अब्जॉर्ब कर लेता है हीट, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट या फिर हिडन हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, दिस हीट व्हेन एक्सप्रेस फॉर द यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। द लेटेंट हीट इंस्टेड ऑफ रेजिंग द टेम्परेचर is utilized to change the force of attraction between the molecule of the substance। जब उसको गर्म करते हैं तो लेटेंट हीट क्या करती है, उसके मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस चेंज कर लेते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है और कॉन्स्टेंटली बढ़ता है तो ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है एंड हैज़ नो इफेक्ट्स ऑन द स्पीड और द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सब्सटेंस के बिटवीन है, अगर टेम्परेचर रिमेन ही रहेगा तो कोई चेंजेस नहीं आएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन अगर जो ऑब्जॉर्व कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा तो उसके स्टेट ऑफ चेंज में बदलाव आएगा। Thus, during interconversion of the state, the latent heat increase only the average potential energy of the molecule। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जब स्टेट का इंटर कन्वर्जेशन होता है सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड में से गैस, तो जो लेटेंट हीट जो होती है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। जो काइनेटिक एनर्जी होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो अनचेंज रहेगी, मीन्स उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन साइज ऑफ द बॉडी। जब हम लोग बॉडी को गर्म करते हैं तो हम लोग को पता है सॉलिड ज़्यादा एक्सपांड होता है। ठीक है, तो जब गर्म करते हैं किसी भी बॉडी को वो एक्सपांड होती है, बढ़ती है। ठीक है, एंड जब ठंडी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, छोटी होती है। दिस चेंज इन द साइज ऑफ द बॉडी ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड द थर्मल एक्सपेंशन। और जब हम लोग साइज के अंदर चेंजेस करते हैं तो उसको थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। जनरली ऑल सॉलिड लिक्विड गैसेस एक्सपांड ऑन हीटिंग। इसका मतलब ये हो गया कि सॉलिड लिक्विड और जो गैसेस है वो एक्सपांड होता है हीटिंग के ऊपर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब ठंडा करते हैं। द रीज़न इज़ दैट हीटिंग अ सब्सटेंस, जब हम लोग सब्सटेंस को गर्म करते हैं, द एवरेज इंटरमोलिक्यूल सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीज वाइल ऑन द कूलिंग इट्स डिक्रीज। इसका मतलब ये हो गया कि जो मॉलिक्यूल होंगे किसी भी सब्सटेंस के या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के, बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीज, तो उसके जो मॉलिक्यूल के सब्सटेंस होंगे वो इंक्रीज, मतलब मॉलिक्यूल जो होंगे सब्सटेंस के वो बढ़ जाएंगे, एंड जब ठंडा पड़ेगा तब वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से बढ़ जाने की वजह से उसका जो साइज़ होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और ठंडा होने की वजह से वो छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द मॉलिक्यूल मोशन। वी हैव रीड द मॉलिक्यूल ऑफ द ईच सब्सटेंस possess the kinetic energy by the virtue of their continuous motion when the motions become less rapid। यहाँ पे हम लोग को पहले इफेक्ट पढ़नी है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है तो मॉलिक्यूल के मोशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोगों ने पढ़ा कि जो मॉलिक्यूल है सारे सब्सटेंस के, सॉलिड लिक्विड गैस में, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है जो कंटिन्यूसली मोशन में होती है। व्हेन मोशन बिकम लेस रैपिड, जब मोशन में कमी आती है, मीन्स मोशन जब कम हो जाता है, द टेम्परेचर डिक्रीज, सो दैट मीन्स टेम्परेचर घट जाएगा। अगर मोशन बहुत ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। द मॉलिक्यूल स्पीड डिक्रीज एट द हाई टेम्परेचर, द मॉलिक्यूल आर वेरी मच एगिटेटेड। बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर होता है ना तो मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा एगिटेटेड हो जाते हैं, मीन्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दिस सजेस्ट दैट एज अ लिमिट व्हेन द टेम्परेचर विल बिकम ज़ीरो। इसका मतलब ये होगा कि एक लिमिट में आने के बाद टेम्परेचर जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। मॉलिक्यूल मोशन सीजेस, मॉलिक्यूल का जो मोशन होगा वो कम हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच द मॉलिक्यूल मोशन कम्प्लीटली सीज, जब टेम्परेचर ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जिसका मॉलिक्यूल मोशन ज़ीरो हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो या फिर केल्विन स्केल। टेम्परेचर लोअर देन द एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल। एक्चुअली जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो से कभी नापा ही नहीं जा सकता, क्योंकि टेम्परेचर मीन्स या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। सो एब्सोल्यूट ज़ीरो से कभी भी ऊपर या नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चेंज ऑफ द लिक्विड इन द वेपर स्टेट। अ लिक्विड चेंज इन द वेपर इज टू वेज। लिक्विड का वेपर में जब चेंज होता है तो वो दो वेज में होता है, बाय इवापोरेशन ऑल द टेम्परेचर
सारे टेम्परेचर पे एक तो गर्म होके वाटर वेपर बन के उड़ जाना, और दूसरा है बॉइलिंग फिक टेम्परेचर पे। आपको पता है बॉइलिंग जो है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है, जब तक टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं होगा वो पानी उबलना नहीं स्टार्ट करेगा। फर्स्ट बात करते हैं इवापोरेशन। द चेंज ऑफ द लिक्विड इनटू इट द वेपर एट द ऑल टेम्परेचर फ्रॉम इट्स सरफेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। लिक्विड का वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाना कोई भी टेम्परेचर पे, इसको इवापोरेशन बोलते हैं। इफ़ यू प्लेस अ ड्रॉप ऑफ ether on your palm, you will notice that either disappear within the few seconds and palm will cool. अगर आप ईथर मीन स्प्रे जो आप परफ्यूम यूज़ करते हो उसका अगर आपने एक ड्रॉप उसके ऊपर डाला तो थोड़ी देर में वो इवापोरेट हो जाएगा और आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। ये फेनोमेना है, इसको इवापोरेशन बोलेंगे। दिस इज एसेंशियल अ सरफेस फेनोमेना टेक प्लेस एट ऑल द टाइम, और ये फेनोमेना हमेशा वर्क करता होता है कोई भी टेम्परेचर पे इवापोरेशन का। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन कैन बी अंडरस्टूड इन द टर्म ऑफ मॉलिक्यूल मोशंस। सो हम लोग इवापोरेशन को मॉलिक्यूल मोशंस के टर्म में समझेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ द इवापोरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूल मोशन। इट इज़ डिफिकल्टी टू ब्रेक द सॉलिड इनटू द स्मॉल पीसेस। जब सॉलिड के बारे में बात करते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना बहुत ही मुश्किल है, बट लिक्विड कैन ईजिली ब्रेकअप इनटू द स्मॉल ड्रॉप्स। लेकिन लिक्विड को बांटना बहुत ईजी है। We conclude that therefore the mutual force of attraction between liquid molecule is much less than the case of the solid। इसका मतलब ये हो गया force of attraction जो liquid को होगा वो बहुत कम होगा solid की comparison में। The attractive force between the liquid molecule is not strong enough to keep them a fixed positions। ये भी माना जा सकता है कि लिक्विड के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इतना मजबूत नहीं होगा जो उनको बांधे रखेगा। देयरफॉर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होगा कैन मूव थ्रू आउट द लिक्विड। इसका मतलब ये होगा कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे वो पूरे लिक्विड में फैले हुए होंगे, एंड द मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड ऑन द एवरेज हैव अ लार्ज स्पीड। इसका मतलब ये हो गया कि जो लिक्विड होगा उनके मॉलिक्यूल जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में मूव करेंगे जब गर्म किया जाएगा कंपेयर टू सॉलिड। द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज़ फाउंड टोटली इरेगुलर। अगर रिलेटिव डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे लिक्विड मॉलिक्यूल और उनकी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो मोशन करेंगे मूव करेंगे वो बहुत ही इरेगुलर है। व्हेन अ मॉलिक्यूल व्हाइल इन द मोशन रीच द सर्फेस ऑफ द लिक्विड, मॉलिक्यूल जब सरफेस के ऊपर पहुंचते हैं लिक्विड को, इट पुल द इनसाइड बाय द कोहेसिव फोर्स ऑफ सराउंडिंग मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड एज देयर आर नो मॉलिक्यूल ऑन द अदर साइड ऑफ द सर्फेस। वो एक दूसरे को इस हिसाब से खींचते हैं मानो दूसरी तरफ कोई मॉलिक्यूल्स ना हो। दस मॉलिक्यूल आर नॉट अलाउड टू लीव द सर्फेस। तो इस हिसाब से जो मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के अंदर वो सरफेस को छोड़ के कहीं नहीं जाते। सो इसी हिसाब से जो लिक्विड का जो डिफाइनाइड वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है, मतलब उसका कोई शेप नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्सिव फोर्स की वजह से उनके मॉलिक्यूल ना दूसरी तरफ नहीं जा पाते, वही के वही रहते हैं। उसकी वजह से उसका एक फिक्स वॉल्यूम है, उसका एक फिक्स वजन होता है। On the other hand, the gases, the molecules are very much further apart from those of the solid of the liquid। अगर मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैस के बहुत ही वियर मॉलिक्यूल होते हैं, मीन्स वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। सो उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं आर फ्री टू मूव अबाउट ओवर द इंटायर अवेलेबल स्पेस, और वो जहाँ जहाँ पे खाली जगह मिलती है ना वहाँ पे स्प्रेड हो जाते हैं। दिस इज़ वाई द गैस हैज़ आइदर अ फिक्स शेप्स नॉर अ फिक्स वॉल्यूम। इसका मतलब ये हो गया इसी रीज़न की वजह से उनके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत नेग्लिजिबल हो जाने की वजह से उनका जो गैस के बीच में जो शेप है और वॉल्यूम है वो बहुत ही कम होता है, मीन्स नहीं बराबर होता है। सो दे डोंट हैव अ शेप। गैस का ना कोई शेप होता है ना कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। इन अ लिक्विड मॉलिक्यूल वाइल इन द मोशंस कोलाइड विच ईच अदर। लिक्विड के बारे में बात करेंगे तो जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे के बाजू बाजू में होंगे। सम मॉलिक्यूल्स विच गेन एनर्जी रीच टू द सर्फेस ऑफ लिक्विड वाइल अदर विच लूजेज द एनर्जी रिमेन इनसाइड द लिक्विड। वो लोग क्या करते हैं पता है, कुछ मॉलिक्यूल को एनर्जी जब मिलती है तो सर्फेस के ऊपर चले जाते हैं, और जिसको एनर्जी नहीं मिलती वो लोअर साइड चले जाते हैं। तो इस हिसाब से ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, तो कुछ हिसाब से मोशन होता है इनका। दस मॉलिक्यूल ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड हैव अ हाई काइनेटिक एनर्जी देन कंपेयर टू इनसाइड द लिक्विड। सो जो टॉप पे होगा, मीन्स जो टॉप के ऊपर पानी आपको दिख रहा होगा बॉइलिंग सरफेस के अंदर, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स वो ज़्यादा गर्म होगा बॉटम वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की कंपैरिजन में। ड्यूरिंग इवापोरेशन द मॉलिक्यूल ऑन द सर्फेस विच हैव अ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दैम ड्यू टू द अदर मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड एस्केप आउट फ्रॉम द सर्फेस इनटू द स्पेस। एक्चुअली बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने की वजह से होगा क्या, जो टॉप के ऊपर होंगे जिसकी हाई काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी हाई है, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाने की वजह से वो एस्केप कर लेंगे स्पेस में। मीन्स जहाँ पे खाली जगह मिलेगी रूम में एस्केप हो जाएंगे, जहाँ पे भी वो प्रोसेस हो रहा होगा वो बाहर निकल जाएंगे। दिस एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स वेपर ऑफ द लिक्विड द प्रोसेस कंटिन्यू टिल ऑल द लिक्विड इवापोरेटेड। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगा
जब तक पूरा लिक्विड इवापोरेटेड ना हो जाए। द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, विंड, सरफेस एरिया एंड द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमिडिटी। अगर इवापोरेशन का रेट अगर पता करें तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, विंड के ऊपर, सरफेस एरिया एंड ह्यूमिडिटी कितनी है हवा के ऊपर, वो डिपेंड करती है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा तो इवापोरेशन भी बहुत ज़्यादा। इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ इवापोरेशन देखेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इवापोरेशन के रेट में क्या होता है। बहुत ही क्लियर सा थिंग्स है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर लिक्विड। द रीजन इज दैट एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका रीज़न ये हो गया कि जब मॉलिक्यूल जो होंगे, मॉलिक्यूल की एनर्जी जब बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। सो मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स कम टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सो ज़्यादा से ज़्यादा जो सरफेस होंगे मॉलिक्यूल के, मतलब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होंगे सरफेस के ऊपर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से ज़्यादा इवापोरेशन होगा। इफेक्ट ऑफ द ब्लोइंग एयर ऑन द रेट ऑफ इवापोरेशन देखेंगे। When the air is blow above the surface of the liquid, जब ऐसे उबलते हुए पानी जहाँ पे इवापोरेशन होता है वहाँ से जब एयर जो होती है वो ब्लो होती है तो जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका रीज़न ये हो गया कि जो ब्लोइंग एयर है वो अपने साथ लिक्विड के मॉलिक्यूल को भी उड़ा के लेके जाती है टू टेक दैट प्लेस, और उसकी जगह पे अपने मॉलिक्यूल छोड़ जाती है एंड अदर मॉलिक्यूल मूव टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और बाकी सारे मॉलिक्यूल उसकी सरफेस के ऊपर रह जाते हैं और जो गर्म हो गए वो हवा अपने साथ उड़ा के लेके चली जाती है। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन एन एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द रेट ऑफ इवापोरेशन बोलेंगे आपने चाय पी होगी, आप सॉसर के अंदर जब डालते हो तो उसका एरिया बढ़ जाता है तो उसका इवापोरेशन रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चाय ठंडी हो जाती है। ठीक है, ऑन द इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द सरफेस एक्सपोज टू द एयर द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज। इसका मतलब ये हो गया कि उसका इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा जैसे ये एरिया बढ़ेगा। द रीजन बीइंग इज दैट ऑन द इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ अ सरफेस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एस्केपिंग आउट फ्रॉम द सरफेस इंक्रीज। जैसे ये एरिया बढ़ेगा सो उसका जो रेट होगा इवापोरेशन का वो भी बढ़ जाएगा। इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमिडिटी देखेंगे। यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमिडिटी द रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम स्लो। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो इवापोरेशन बहुत कम हो जाएगा, ह्यूमिडिटी बहुत कम होगी तो इवापोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कूलिंग प्रोड्यूस ड्यूरिंग इवापोरेशन देखेंगे। व्हेन लिक्विड इवापोरेशन, जब लिक्विड इवापोरेट हो जाता है तो वो सब्सटेंस ठंडा हो जाता है, आजू बाजू का सराउंडिंग ठंडा हो जाता है। ये हम लोगों ने वो सॉसर और कप मतलब चाय की एग्जांपल में भी देखा कि जैसे हम लोगों ने पोर किया तो इवापोरेशन प्रोसेस हो गया तो जो चाय होगी वो ठंडी हो गई। इन द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन रीजन देखेंगे। लिक्विड चेंज इनटू द वेपर, जो लिक्विड होता है इवापोरेशन की प्रोसेस के अंदर जो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एंड फॉर दिस पर्पज सम हीट इज़ नीडेड, और इसके लिए हमें कुछ हीट चाहिए, मतलब पानी को गर्म करने के लिए और वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए, हीट चाहिए। इफ़ देर इज़ नो एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ द हीट, अगर हम लोग उसको हीट ही नहीं प्रोवाइड कर रहे तो जो लिक्विड होगा विल ड्रॉ द नेसेसरी दैट सराउंडिंग, तो आजू बाजू से जितनी भी हीट मिलेगी वो कैप्चर कर लेगा और इसकी वजह से क्या होगा, इवापोरेशन का प्रोसेस हो जाएगा और आजू बाजू का एरिया ठंडा हो जाएगा। सेम विद द ईस्टर, जो हम लोगों ने परफ्यूम का एग्जांपल दिया कि हम लोग छाटेंगे तो क्या हो जाएगा, इवापोरेशन हो जाएगा। अगर उसको ज़्यादा हीट चाहिए तो वो आजू बाजू एटमॉस्फेयर से ले लेगा और हमें उतने एरिया में ठंडा फील होगा क्योंकि उसने वो आजू बाजू एरिया में, हाथ के आजू बाजू के एरिया से हीट विड्रॉ कर ली। बॉइलिंग देखेंगे सेकेंड। द चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग। जब लिक्विड में से गैसेस में चेंज होता है तो उसको बॉइलिंग बोलते हैं, लेकिन एट फिक्स टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू द वेपर विदाउट फर्दर इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसको देखकर हम लोग समझेंगे कि बॉइलिंग क्या होता है। आपको एक बीकर लेना है, उसके अंदर पानी भर देना है और उसको वायर गॉज के ऊपर रखकर ट्राइपॉड स्टैंड में, जैसे आपको 6.2 फिगर में दिख रहा है, क्लैम्प की मदद से आपको पूरा सेटअप लगा देना है और थर्मोमीटर जो आपको पिक्चर में दिख रहा है कुछ इस हिसाब से क्लैम्प के ऊपर लगा देना है। Heat the beaker over the flame of the burner and record the temperature of the water after every minute। और आपको ऐसे बर्निंग नीचे बर्नर लगा देना है और आपको एक एक मिनट में उसका टेम्परेचर नापना है। यू विल नोटिस दैट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर राइजेस कंटिन्यूस टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट द 100 डिग्री सेल्सियस। आप देखोगे कि जो वाटर होगा उसका टेम्परेचर और उसका साइज़, उसका जो टेम्परेचर उसके साथ उसका साइज़ जो होगा ना बीकर के अंदर भरा होगा वो बढ़ता जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस आएगा ना तब तक तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब बॉयल होना शुरू हो जाएगा ना पानी तो उसका टेम्परेचर डज नॉट राइज एनी फर्दर, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। एक बार ही जब वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा और तो जो हीट होगी वो सप्लाई होती रहेगी। आप नीचे से बर्नर बंद नहीं कर रहे हो, गर्म ही कर रहे हो, फिर भी
आपको थर्मोमीटर पे कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो पानी है वो इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा, बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगा और बबल्स दिखने शुरू हो जाएंगे पानी के अंदर। एट दिस टेम्परेचर वाटर बिगिन टू बॉयल एंड चेंज इनटू द स्टीम। और ये टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर होगा वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा और स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो है 100 डिग्री सेल्सियस। एक्सप्लेनेशंस ऑफ द बॉइलिंग बाय द मॉलिक्यूल मोशन देखेंगे। व्हेन सर्टेन लिक्विड इज हीटेड, जब लिक्विड को हम लोग गर्म करते हैं, देयर इज अ रैपिड फॉर्मेशन ऑफ द वेपर फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द लिक्विड एज इंडिकेटेड बाय द विजिबल बबल। अब देखोगे तो जो वेपर होगा, देयर इज अ रैपिड फॉर्मेशन। आप जब गर्म करोगे लिक्विड को तो आपको बबल बबल देखने को मिलेंगे। ये जो बबल है ये शो करता है वेपर। Heating of the liquid increase the average kinetic energy of the liquid molecule when in then molecule acquire the sufficient kinetic energy to do work against the force of attractions the other molecule। अगर बात करेंगे तो हीटिंग जो है, जब हम लोग लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। सो उसकी वजह से जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क करनी शुरू हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मॉलिक्यूल के बीच के अगेंस्ट का, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल का, वो भी वर्क होने लगता है, मोशन में होने लगता है। दिस मॉलिक्यूल नाउ स्टार्ट्स लीविंग द लिक्विड, और ये जो मॉलिक्यूल होंगे वो लिक्विड को छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। नॉट ओनली एट द सर्फेस बट ऑल्सो नियर द वॉल ऑफ द कंटेनिंग वेसल्स। लेकिन जो बर्तन के अंदर होंगे वो भी मॉलिक्यूल वो बर्तन के अंदर से छोड़ के इवापोरेटेड होना शुरू हो जाएंगे। दिस शोज बाय द प्रेजेंस ऑफ द बबल ऑन द वॉल ऑफ वेसल्स। इसका मतलब ये हो गया कि वेसल्स की वॉल के ऊपर आपको बबल्स देखने को मिलेंगे। द बबल्स ग्रो इन साइज विद द फर्दर एवापोरेशंस। जो बबल्स होंगे वो इवापोरेशंस के प्रोसेस के थ्रू ऐसे साइज में बड़े देखने को मिलेंगे, और जो सरफेस होगा वो ये प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहा होगा। दिस कॉज एगिटेशन इन द होल ऑफ द लिक्विड। इसकी वजह से क्या होगा, पूरे लिक्विड के अंदर ये प्रोसेस हो जाएगा। सो इसकी वजह से पूरा जो लिक्विड होगा वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, जिसको बॉइलिंग बोलते हैं। व्हेन बॉइलिंग स्टार्ट द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड डज नॉट इंक्रीज। एक बार जब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, लेकिन उसके अंदर जब हम लोग हीट कंटिन्यूस रखते हैं तो इवापोरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं टेम्परेचर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। इफेक्ट ऑफ द प्रेशर on the boiling point, the boiling points of the liquid increase with the increase in the pressure and it decrease with the decrease in the pressure। जो boiling point होता है लिक्विड का, ये प्रेशर इंक्रीज हो जाने के बाद, जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट अगर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। द रीजन इज दैट एट द बॉइलिंग पॉइंट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका रीज़न ये हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग वेपर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करें तो एटमॉस्फेयर प्रेशर भी उतना ही इक्वल होगा। दस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ हीट के ऊपर नहीं, लेकिन आजू बाजू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। विद द इंक्रीज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर boiling point of a liquid increase to the increase the vapor pressure and make it equal to the atmospheric pressure, and with the decrease in the atmospheric pressure it's decrease। इसका मतलब ये हो गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग भी इंक्रीज हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज वाई एट द माउंटेन वेयर द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज लो वाटर बॉयल एट टेम्परेचर बिलो द 100 डिग्री सेल्सियस। जहाँ पे अगर माउंटेन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे पानी का आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, लेकिन वहाँ पे उससे लोअर टेम्परेचर में भी पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम है एंड बिकम डिफिकल्टी टू कुक द वेजिटेबल्स। और वहाँ पे पानी के अंदर जो है वेजिटेबल्स कुक करना मुश्किल हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड इन द प्रेशर कुकर बाय कीपिंग द वाटर वेपर इनसाइड इट द वेपर प्रेशर इज इंक्रीज। अगर हम लोग प्रेशर कुकर के बारे में बात करेंगे तो प्रेशर ना अंदर प्रेशर कुकर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो जो पानी होगा वो बहुत ही जल्दी इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा, लगभग 125 डिग्री। सो द वेजिटेबल्स गेट रेडीली कुक इनसाइड इट। सो जो वेजिटेबल्स होंगे वो बहुत ही ईजिली और जल्दी जो होंगे वो कुकड हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन कुकर के अंदर वो नहीं होता है। लेकिन वेपर जो होते हैं वो ऊपर नीचे मीन्स वो बाहर निकलने के लिए जाते हैं, लेकिन ऊपर कुकर का लीड बंद हो जाने की वजह से वो वापस से रिटर्न बैक होता है। सो टेम्परेचर जो होता है वो अंदर का 125 डिग्री हो जाता है। सो इसकी वजह से जो खाना होता है वो जल्दी कुक हो जाता है। डू यू नो, देखते हैं इंटरनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 kg ऑफ वाटर एट द 100 डिग्री सेल्सियस अब्जॉर्ब 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल। अगर 1 किलो वाटर के बारे में बात करेंगे जो 100 डिग्री सेल्सियस है, उसके अंदर की एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो वो है
2.26 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर इज 6 जूल या फिर 5.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर इज 5 कैलोरी ऑफ हीट टू कन्वर्ट इनटू द स्टीम एट द 100 डिग्री सेल्सियस। ये इंटरनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कितनी एनर्जी पोजेस करेगा। डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग देखेंगे। दोनों बहुत ही डिफरेंट टर्म्स है जो हम लोगों ने अभी समझी, तो हम लोग उसका फटाफट से डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। इन बोथ प्रोसेस इवापोरेशन एंड बॉइलिंग और लिक्विड चेंजेस इट्स states to the vapor or the gas states, but they differ in the following respect। दोनों की दोनों प्रोसेस पानी को वाटर वेपर में कन्वर्ट करती है, लेकिन दोनों की टेक्निकल टर्म्स बहुत डिफरेंट है। इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट द ऑल्डर टेम्परेचर, वाइल जो बॉइलिंग है वो फिक्स टेम्परेचर पे होता है जो है 100 डिग्री सेल्सियस। Evaporation occur only from the surface of the liquid, while the boiling takes place throughout the mass of the liquid at the same instant। Evaporation generally उसके surface के ऊपर होता है और जो boiling है वो throughout the liquid में होता है। In evaporation, some molecules near the surface of the liquid acquire sufficient kinetic energy by collision with the other liquid molecule to overcome the attractive force of other molecule. Thus, the absorbing heat from the surrounding they escape out into the space. On the other hand, in the boiling at the fixed temperature, the average kinetic energy of the liquid molecule becomes sufficient to overcome। अगर evaporation के बारे में बात करेंगे तो उनके जो molecule के surface molecule जो होंगे वो sufficient kinetic energy ले लेते हैं, मीन्स उनकी जो इंक्रीजिंग होती है काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी और बाकी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, मतलब बाकी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर आ जाएंगे, ओवरकम हो जाएंगे और जाके वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगर बॉइलिंग के बारे में बात करेंगे, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी लिक्विड की वो उतनी चाहिए कि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के बीच में ब्रेक हो, और जो मॉलिक्यूल होंगे वो लिक्विड सरफेस को कम्प्लीटली छोड़ दे, पूरे सारे मॉलिक्यूल्स, मीन्स पार्शली नहीं। इवापोरेशन में ऊपर के टॉप सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हासिल करेंगे और इवापोरेटेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, सो वो एक कंसेप्ट हो गया। लेकिन बॉइलिंग के अंदर पूरा जो मास होगा लिक्विड के अंदर के मॉलिक्यूल होंगे वो इवापोरेटेड होता है। एज अ रिजल्ट बबल्स आर फॉर्म, और इसकी वजह से जो बबल्स होंगे वो फॉर्म होंगे, एंड दस द बबल्स मूव टू द सरफेस एंड बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड टेक प्लेस। और ये बबल का शो होना बॉइलिंग शो करता है, ना कि इवापोरेशन। इन द इवापोरेशन हीट इज अब्सॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एज टू चेंज टू द वाटर स्टेट। इवापोरेशन के अंदर जो हीट होगी, जो सरफेस के लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे वो अब्सॉर्ब कर लेंगे और इवापोरेटेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन बॉइलिंग एक फिक्स पॉइंट के ऊपर पूरे लिक्विड को गर्म करेगा और फिर बॉयल होना और बबल्स शो करना चालू करेगा और फिर इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन बॉइलिंग बहुत ही रैपिड प्रोसेस है। थर्मल एक्सपांशन देखते हैं। It has been experiment observed that when a substance is heated, it expands and when it's cooled, it's contract। हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट देखा कि जब हम लोग किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो उसका एक्सपांशन होता है और ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वी विल नाउ कंसिडर द थर्मल एक्सपांशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज सेपरेशन। सो हम लोग सेपरेटली देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में थर्मल एक्सपांशन क्या होता है। डू यू नो देखते हैं थर्मल एक्सपांशन जो इंटरनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर का थर्मल एक्सपेंशन यहाँ पे बताया है 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। सिल्वर आयोडीन का बताया हुआ है 80 डिग्री to 141 डिग्री सेल्सियस। सिलिका का बिलो -80 डिग्री बताया हुआ है, मीन्स -8 डिग्री सेल्सियस है। दे कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग एंड एक्सपांड ऑन कूलिंग। एक्सपांड जब होता है, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट होता है गर्म करने पे, ये इनका उल्टा होता है, मतलब ये हीटिंग करने पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और कूलिंग करने से एक्सपांड हो जाता है ये टेम्परेचर के ऊपर। थर्मल एक्सपांशन इन द सॉलिड देखेंगे, और सॉलिड हैज़ अ डिफाइनाइट शेप। हम लोग को पता है सॉलिड का जो शेप होता है वो डिफाइनाइट होता है। जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो उसके सारे मॉलिक्यूल्स, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले तो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सारी डायरेक्शंस में पहले तो एक्सपांड हो जाता है। सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक्सपांड होते हैं, एंड हैंस जो लेंथ, एरिया और वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द सॉलिड, जिसको लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब में पैरेलल इंक्रीज होता है। सो इसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं, और उसके वॉल्यूम में इंक्रीज होने को उसको क्यूबिकल एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल मोशन देखेंगे। जब हम लोग सॉलिड को गर्म करते हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, तो उनकी जो एम्पलीट्यूड होता है वो बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड मीन्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, तो आजू बाजू के मॉलिक्यूल को भी वो वाइब्रेट करते हैं। द रिजल्ट इज दैट देयर मीन पोजिशन चेंज सच दैट इंटरमोलिक्यूल सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज। सो जो इंटरमोलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिक्यूल फोर्स होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से जो सॉलिड होता है वो सारी डायरेक्शन में, जो हम लोगों ने देखा, क्यूबिकल एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन हो जाता है, हर डायरेक्शन में एक्सपांड होता है।
डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द थर्मल एक्सपेंशंस देखते हैं, सॉलिड के अंदर एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट 1 देखेंगे। आपको एक बॉल लेना है एंड रिंग सेटअप करनी है, कुछ पिक्चर्स में इस हिसाब से दी हुई है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, पहले तो आपको बॉल की रिंग इस हिसाब से जाने कि वो इजीली स्लिप्ड आउट हो जाए रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। फिर वो बॉल को गर्म करना है आपको बर्सन बर्नर की मदद से, और फिर रिंग के अंदर घुसाने की ट्राई करनी है। आप देखोगे कि जो बॉल है उसकी साइज एक्सपांशन हो जाने की वजह से उसका डायमीटर है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो रिंग में से ईजिली नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि सॉलिड का थर्मल एक्सपेंशन किस हिसाब से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ अलाउ द बॉल टू कूल बाय इटसेल्फ एंड आफ्टर सम टाइम्स अगेन इट विल बी ओवर द रिंग। अगर आप ठंडा होने रख दोगे थोड़ी देर के लिए तो आप देखोगे कि वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसकी नॉर्मल साइज में हो जाएगा और वो रिंग में से ईजीली निकल जाएगा। एंड दिस बिकॉज ऑन द कूलिंग द बॉल कॉन्ट्रैक्ट, और ठंडा हो जाने की वजह से जो सॉलिड का बॉल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट 2 देखते हैं। आपको एक बार लेना है और एक गॉज सेटअप कर देना है। आपको बाजू में पिक्चर में दिख रहा होगा मेटल की बार है और जो मेटल का गॉज है कुछ इस हिसाब से, ठीक है। अंदर चला जाना चाहिए, ठीक है। बार इस हिसाब से अंदर फिट हो जाना चाहिए रूम टेम्परेचर के अंदर अंदर। अभी आपको ये बार को गर्म करना है। आप थोड़ी देर के बाद देखोगे तो बार के अंदर वो घुसेगा ही नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ जो बार होगा वो हीटिंग की वजह से एक्सपांड हो गया होगा और उसकी वजह से वो गॉज के अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। और इस हिसाब से ठंडा हो जाने के बाद वो वापस से गॉज के अंदर फिट हो जाएगा। लीनियर एक्सपांशन देखते हैं। व्हेन द सॉलिड इन फॉर्म ऑफ रॉड इज हीटेड, जब हम लोग सॉलिड के रॉड को गर्म करते हैं तो उसका लीनियर एक्सपेंशन होता है, वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। सो लेंथ में इंक्रीज होना मेटल के रॉड को, इसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशंस। ये डिपेंड करता है कि रॉड की लेंथ क्या है ओरिजिनल, टेम्परेचर क्या है और रॉड का मटीरियल क्या है, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है उसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड। इफ वी हीटेड द टू रॉड एट द सेम मैटर, वन शॉर्ट एंड द अदर लॉन्ग टू द सेम टेम्परेचर, वी विल नोटिस दैट लॉन्ग रॉड एक्सपांड्स मोर देन द शॉर्ट रॉड। जब हम लोग 2 रॉड लेंगे अलग अलग साइज के, एक लंबा और एक छोटा, तो हम लोग देखेंगे लंबा और ज़्यादा एक्सपांड होगा, जो लॉन्गर रॉड होगा वो ज़्यादा इंक्रीज होगा लेंथ में। डिपेंड्स ऑन द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इफ द हम लोग 2 आइडेंटिकल रॉड लेंगे, ठीक है, सेम मेटल का सेम लेंथ का, वन एट द हायर टेम्परेचर एंड देन द अदर, एक को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, दूसरे को थोड़ा कम टेम्परेचर पे, तो हम लोग देखेंगे जो रॉड हीटेड टू द हायर टेम्परेचर वो ज़्यादा एक्सपांड होगा कंपेयर टू जो लोअर टेम्परेचर पे गर्म किया। दैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया टेम्परेचर बढ़ने से उसकी जो लेंथ होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड देखते हैं, डिपेंड ऑन द मटीरियल ऑफ एन रॉड। इफ़ वी हीटेड 2 रॉड्स ऑफ अ सेम लेंथ, अगर सेम लेंथ के रॉड लेने हैं उसको गर्म करना है, ठीक है, लेकिन मटेरियल दोनों अलग अलग है, कॉपर और आयरन का, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जो कॉपर रॉड होगा वो ज़्यादा एक्सपांड होगा आयरन की कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर बात करें तो उसका जो कॉपर का लेंथ होगा वो 3/2 मीन्स 1.5 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज होगा आयरन की कंपैरिजन में। इसका मतलब ये होगा कि मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो सॉलिड है उसका एक्सपांशन कितना होगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे की पढ़ाई पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।